अस्सलामुअलैकुम डियर कैंडिडेट्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे और तैयारियां भरपूर तरीके से जारी होंगी इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की। तो उसी सिलसिले में जो हमारी एक सीरीज़ स्टार्ट हुई है वीडियोस की, जिसके अंदर हम डे बाय डे टॉपिक क्लियर करते हैं। आई थिंक उसके ऑलरेडी 10 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं और कुछ जो प्रीवियस थी वीडियोस वो भी उसके साथ लिंक्ड है। वो आपको मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट का नाम है इंटरव्यू प्रिपरेशन ऑफ इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू। उसमें आपको ये तमाम वीडियोस मिल जाएंगी। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो सेल्स टैक्स एक्ट के चैप्टर नंबर 3, जिसमें उसकी रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है कि किस तरह एक टैक्स पेयर अपने आप को रजिस्टर करवाएगा या कब कब उस पर मैंडेटरी हो जाएगा रजिस्ट्रेशन का, और पूरी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर क्या होगा। फॉर्म STR फॉर्म 1 2 3 6 7 ये क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आज हमने इस वीडियो के अंदर क्लियर करनी है। तो अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की सीरीज़ की वीडियोस आगे मज़ीद आने वाली हैं, जिससे इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू जो है ना इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। क्योंकि एज अ इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू आपको ये पता होना चाहिए कि आप टैक्स के महकमे में जा रहे हैं, तो आपकी टैक्स के ऊपर ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए। टैक्स डिपार्टमेंट में जिसकी टैक्स पर ग्रिप है ज़्यादा, वही टैक्स में आगे चल सकता है। जनरल नॉलेज और इस तरह की चीज़ें इंटरव्यू में आपसे कम ही पूछी जाएंगी, बल्कि नहीं भी पूछी जाएंगी। आपका अपना बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए और आपकी क्वालिफ़िकेशन जो है उसके मुतालिक आपसे पूछा जा सकता है। और फिर ज़्यादातर आपसे क्वेश्चन होंगे वो इंटरव्यू में टैक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो आज हम करने लगे हैं सेल्स टैक्स एक्ट 1990 और सेल्स टैक्स रूल 2006। उसका चैप्टर नंबर 3 है सेल टैक्स एक्ट का रजिस्ट्रेशन का, और सेल टैक्स रूल का चैप्टर नंबर हमारा 2 होगा, जिसके अंदर तमाम प्रोसीजर बताए गए हैं कि किस तरह से एक बंदा अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर करवाएगा, कि किस तरह से वो डी रजिस्टर हो सकता है, किस तरह से उसको सस्पेंड हो सकता है, किस तरह से उसकी ब्लैक लिस्टिंग हो सकती है। ये सारी चीज़ें आज हम इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चले जी, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले है जी चैप्टर 3, ये आपको पता होना चाहिए, सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का, जिसमें आता है रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक तमाम मालूमात। सेक्शन 14 कहता है एवरी पर्सन इंगेज इन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाईज, हर वो बंदा जो टैक्सेबल सप्लाईज को मेक कर रहा होगा, बना रहा होगा या टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा होगा इन पाकिस्तान, इंक्लूडिंग ज़ीरो रेटेड सप्लाई, या चाहे वो ऐसी सप्लाईज कर रहा है जिसके ऊपर टैक्स रेट कोई नहीं लगता, ज़ीरो रेट है, फिर भी क्या होगा, इन द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ एनी टैक्सेबल एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय हिम, या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए वो काम वो कर रहा है, तो क्या होगा, फॉलिंग इन एनी ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज, या जो नीचे कैटेगरीज बयान की गई हैं आप जो आगे आएंगी उसमें से किसी एक में वो फॉल कर रहा होगा। इफ़ नॉट ऑलरेडी रजिस्टर्ड, अगर वो पहले रजिस्टर्ड नहीं है, इज़ रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, तो उस पर मैंडेटरी हो जाएगा, वो रिक्वायर होगा उसके ऊपर कि वो अपने आप को रजिस्टर करवाए सेल टैक्स एक्ट के अंदर। अब वो लिस्ट कौन कौन सी है जिसके अंदर बंदा फॉल करेगा, तो उसे पहले सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, फिर वो अपनी ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे पहला आ रहा है मैन्युफैक्चरर। हर वो बंदा जो चाहता है कि मैं मैन्युफैक्चरिंग करूं किसी प्रोडक्ट की, तो उसके लिए ये मैंडेटरी है, लाजमी है कि अपने आप को वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करवाए। अगर वो सेल टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं करवाएगा तो वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकता, सेल परचेज़ नहीं कर सकता। यानी कि कॉटेज इंडस्ट्री के अलावा, कॉटेज इंडस्ट्री के कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, कुछ लिमिटेशंस हैं, अगर उसमें कोई फॉल कर रहा है तो फिर उसमें मैंडेटरी नहीं है कि वो सेल टैक्स में अपने आप को रजिस्टर करवाए। उसकी ऑलरेडी वीडियो मेरी मौजूद है सेल्स टैक्स डेफिनेशन के अंदर और इनकम टैक्स डेफिनेशन के अंदर, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसके अंदर कॉटेज इंडस्ट्री को डिस्क्राइब किया गया है कि व्हाट इज़ मीन बाय कॉटेज इंडस्ट्री और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। तो मतलब जो मैन्युफैक्चरर होना चाहता है, करना चाहता है, उसके लिए मैंडेटरी है कि वो अपनी सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करवाए। अ रिटेलर हु इज़ लाइबल टू पे सेल्स टैक्स अंडर द एक्ट, ऐसा रिटेलर जो सेल टैक्स एक्ट के अंदर लाइबल है कि वो सेल टैक्स पे करे। अब कुछ रिटेलर ऐसे हैं कि जो अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाते, उनमें मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। वो आगे बताया गया कि वो कौन से रिटेलर है जो सेल टैक्स एक्टिविटी तो कर रहे होते हैं, सेल टैक्स सप्लाईज तो कर रहे होते हैं, लेकिन उन पे ये मैंडेटरी नहीं होता कि वो अपने आप को एज अ सेल टैक्स में भी रजिस्टर्ड करवाएं। वो कौन से, आगे वो कह रहा है एक्सक्लूडिंग सच रिटेलर रिक्वायर्ड टू पे सेल टैक्स थ्रू हिज इलेक्ट्रिसिटी बिल।
आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, आई थिंक फाइनेंस एक्ट 2022 में ये मामला चला था कि जो छोटे रिटेलर हैं, दुकानदार हैं, वो अपनी रिटर्न नील की शो करते हैं, उसमें कहते हैं कि हमारी कोई एक्टिविटी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इन पर एक फ़िक्स रेट लगा दो और इनके इलेक्ट्रिसिटी बिल के थ्रू वो कलेक्ट कर लो कि अगर उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल इतने लिमिट का होगा तो वो उनको इतने रुपये 3,000 या 5,000 आई थिंक है, अभी मेरे माइंड में नहीं है, तो उतना बिल उन्हें वो पे करना पड़ेगा, वो टैक्स के तौर पे। तो वो टैक्स जो बंदा दे रहा होगा वो रिटेलर एग्जेम्प्ट हो जाएगा, किससे? सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन से। एन इम्पोर्टर, अगर कोई बंदा अपने आप को एज ए इम्पोर्टर रजिस्टर करवाता है और वो इम्पोर्ट करना चाहता है तो उसको पहले सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तो उसके बाद वो कोई चीज़ पाकिस्तान में इंपोर्ट कर सकता है या एक्सपोर्ट कर सकता है। तो पता चला कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए कंडीशन क्या है? सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन भी कंडीशन है। एक्सपोर्टर, वो ये बात आ गई। एन एक्सपोर्टर हु इंटेंड्स टू ऑब्टेन सेल्स टैक्स रिफंड अगेंस्ट हिज ज़ीरो रेटेड सप्लाईज। फॉर एग्जांपल, एक शख्स है, वो एक ऐसी चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान से बाहर जिस पर टैक्स नहीं है। गवर्नमेंट चाहती है वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हों और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन रिज़र्व आए। गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाती कि ठीक है आप इसके ऊपर टैक्स ना लगाएं, इसकी चीज़ की कीमत कम होगी तो बाहर से ज़्यादा बायर आपसे चीज़ें ख़रीदेगा और हमारे पास फॉरेन रिज़र्व ज़्यादा आएगा। लेकिन वो सप्लायर कहता है कि भाई ठीक है, मैं एक्सपोर्ट पे टैक्स तो नहीं लगाता, लेकिन मैंने इन चीज़ों को बनाने के लिए जो इम्पोर्ट पे टैक्स दिया था, इम्पोर्ट पे कह लें या मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स दिया था, वो मेरा इनपुट टैक्स था, मैंने दिया था, वो मैं कहाँ से लूँगा? तो उस एक्सपोर्टर के लिए भी क्या होगा? वो ज़रूरी होगा कि वो अपने सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करे, अगर वो चाहता है कि मैं अपना जो इनपुट मैंने टैक्स दिया है वो उसको मैं रिफ़ंड कर लूँ। ठीक है, इनपुट और आउटपुट का मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है कि व्हाट इज़ मीन बाय इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। उसमें आपको देखनी पड़ेगी लाजमी, फिर आपको ये पता लगेगा कि इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, रिफ़ंड क्लेम क्या होता है। तो बहरहाल अगर कोई शख्स इनपुट टैक्स देता है और वो उसको रिफ़ंड करवाना चाह रहा है FBR से, तो उसके लिए उसे मस्ट बी रजिस्टर्ड इन सेल्स टैक्स एक्ट। होलसेलर, डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर, ये भी तमाम लोग जो हैं सेल टैक्स में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे तो फिर ही जाकर इनको सेल टैक्स रिफ़ंड और इनपुट टैक्स क्लेम मिलेगा। अब आपको पता है कि सेल्स टैक्स जो है पाकिस्तान में इस वक्त 18% चल रहा है। तो 18% इन्हें रजिस्टर की होने की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरर ने एक चीज़ प्रोड्यूस की और उसमें उसने 18% टैक्स लगाकर अगले बंदे को चीज़ दे दी, अपने डीलर को, कि भाई ये आपने इतने की चीज़ बेचनी है, 18% आप हमें दो, आप आगे जब 18% टैक्स पेयर से लोगे तो आप अपने काट लेना। अब जब वो थोड़ी सी वैल्यू ऐड करेगा अगला डीलर, तो इसका मतलब है वो चीज़ की कीमत थोड़ी सी बढ़ा देगा क्योंकि उसके अपने एक्सपेंसेस हैं, उसका अपना प्रॉफिट है, तो उसके ऊपर वो अपनी सेल के ऊपर 18% लगाएगा। उस सेल के ऊपर जब 18% लगाएगा तो इसका मतलब उसे रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, वो टैक्सेबल सप्लाईज कर रहा है, तभी तो वो ऊपर सेल टैक्स लगा सकता है। अगर वो टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर वो सेल टैक्स ऊपर 18% नहीं लगा सकता। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि कौन कौन सेल टैक्स में रजिस्टर्ड होगा, क्या क्या उसके लिए होगा। लेकिन अब हम पढ़ेंगे सेल्स टैक्स एक्ट रूल, जिसके अंदर तमाम प्रोसीजर बताए गए हैं कि एप्लीकेशन कब दी जाती है, एप्लीकेशन के डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, उसके बाद टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन क्या होती है, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन क्या होती है। 1 बाय 1 हमने ये सारे टॉपिक क्लियर करने हैं, तब जाके हमें कंप्लीट एक रजिस्ट्रेशन की हाउ नाउ होगी। अगर आप लॉ के स्टूडेंट भी हैं या आपको कोई जर्नल इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए तो फिर आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे एक बंदा सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हो सकता है। तो सेल टैक्स एक्ट रूल 2006 अमेंडेड अप टू 31/10/2023 तक ये अमेंडेड जो हो चुका है, ये FBR की वेबसाइट पर मौजूद है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। उसका चैप्टर नंबर 1 आ रहा है जिसमें रजिस्ट्रेशन के और कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन और डी रजिस्ट्रेशन के तमाम रूल दिए गए हैं। अब एक बात आपको बता दूं कि जो सेल टैक्स एक्ट है उसमें बताया गया है कि कौन बंदा क्या करेगा, लेकिन जो सेल टैक्स रूल है और एक्ट में क्या डिफरेंस हुआ? रूल में वो सारे प्रोसीजर्स मौजूद होंगे कि कौन सा बंदा क्या कब करेगा और कैसे करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेल टैक्स एक्ट में हमने भी पढ़ लिया कि एक बंदा इंपोर्टर है, वो रजिस्टर्ड अपने आप को करवाएगा सेल टैक्स में अगर इंपोर्ट करना चाहता है। अब वो इंपोर्ट करने लगा है तो उसको रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर कहाँ से मिलेगा? भाई इसे सेल टैक्स एक्ट के अंदर तो प्रोसीजर तो मौजूद ही नहीं है। वो प्रोसीजर सारे के सारे आपको कहाँ से मिलेंगे? सेल्स टैक्स रूल के अंदर वो तरीक़ेकार वो बताया गया है कि किस तरह आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है। वो चीज़ें कहाँ से मिलेंगी आपको? सेल्स टैक्स रूल के अंदर से।
तो चलें जी, सबसे पहले इसका पहला टॉपिक है जी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ये क्या होती है, इसकी क्या क्या लिमिटेशन है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो देख लेते हैं। अब इसमें जो कंटेंट हमने डिस्कस करने हैं, जो जिन कंटेंट्स को हमने देखना है इस चैप्टर के अंदर, रूल नंबर 5 है सेल्स टैक्स एक्ट रूल, सेल्स टैक्स रूल 2006 का, ये रूल नंबर 5 है। उस रूल नंबर 5 के अंदर मज़ीद हमने टॉपिक जो क्लियर करने हैं वो मैंने सेग्रीगेट कर दिए। फॉर एग्जांपल, व्हेन नीड टू फाइल एप्लीकेशन, कब वो एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा या कब उसको ज़रूरत पेश आएगी या कब मैंडेटरी होगा कि वो एप्लीकेशन फ़ाइल करे। जुरिस्डिक्शन क्राइटेरिया क्या होगा कंसर्न आरटीओ का। एक बंदा अगर एप्लीकेशन फ़ाइल करता है अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाने की, तो उसका आरटीओ कौन सा होगा, किस बेस पर वो अपना आरटीओ सिलेक्ट कर सकता है। आरटीओ से मुराद उसका टैक्स ऑफिस, क्योंकि आपको पता है लाहौर में इस वक्त 3 टैक्स ऑफिस काम कर रहे हैं, एक लार्ज टैक्स पेयर, एक रीजनल टैक्स ऑफिस, एक कॉरपोरेट टैक्स ऑफिस। ठीक है, कंपनी वाला अलहदा है, इंडिविजुअल के लिए अलहदा है, और लार्ज टैक्स पेयर जो बड़े टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए अलहदा है। तो ये कैसे जुरिस्डिक्शन डिफाइंड होगी कि मैं किस आरटीओ में फॉल करता हूँ, हमने वो रूल यहाँ पे देखना है। अगर वो कंपनी है तो कंपनी के लिए क्या प्रोसीजर है, अगर वो कोई और पर्सन अदर देन कंपनी है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कब करवानी पड़ेगी, या मैन्युफैक्चरर के लिए और कुछ क्या है। तो चलें जी, सबसे पहले एप्लीकेशन क्या होती है जी, अ पर्सन रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, और वो शख्स जो रिक्वायर होगा कि अपने आप को रजिस्टर्ड करवाए अंडर द एक्ट शेल बिफोर मेकिंग एनी टैक्सेबल सप्लाईज, उसको टैक्सेबल सप्लाईज करने से पहले ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, टैक्सेबल सप्लाईज मतलब वो कोई भी सेल नहीं कर सकता विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन। अप्लाई ऑन कंप्यूटराइज सिस्टम थ्रू ओनर, ऑथोराइज्ड मेंबर, partner, authorized director, as the case may be, in the form STR1। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि what is the form STR1, कि इसका क्या मतलब है STR फॉर्म 1 का, एंड इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि ये किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। एज एनेक्स्ड टू दीज रूल्स, इस रूल जो सेल टैक्स एक्ट रूल है 2006 जो आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसके अंदर इसको एनेक्स किया गया, उसके अंदर बनाया गया उसका पूरा फॉर्मेट। सच एप्लीकेशन शैल स्पेसिफाई द आरटीओ इन हुज जुरिस्डिक्शन द रजिस्ट्रेशन इज सॉट एज पर क्राइटेरिया गिवन बिलो। वो कह रहा है कि एसटीआर फॉर्म में आप वो सारी चीज़ें फिल करेंगे और अपना वो रजिस्ट्रेशन अपना वो जुरिस्डिक्शन ऑफिस भी बताएंगे। वो आगे जाके हम देखते हैं कि कैसे पता चलेगा हमारा ये ऑफिस है। तो पता चला STR1 वो फॉर्म है जो एप्लीकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये नहीं कि आप किसी कागज़ पे एप्लीकेशन लिख के दे दें जी मुझे रजिस्टर कर दें तो आपको रजिस्टर कर देंगे। उनका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, और ऑनलाइन उनका पोर्टल है IRS का, उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। लो जी, अब जुरिस्डिक्शन के बारे में बता रहा है। इन केस ऑफ लिस्टेड और अनलिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, द प्लेस वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड, एडमिन ऑफिस या हेड ऑफिस जहां पर इन कंपनी का होगा, वो कंपनी क्या होगी उनकी, वहां पर उस जिस एरिया में होगी उस एरिया का जो ऑफिस टैक्स ऑफिस होगा वहां पर उसका जुरिस्डिक्शन बन जाएगी, जो हेड ऑफिस उनका होगा। In case of other company, if the company is preliminary engage in manufacturer और processing, अब एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो लिस्टेड है पब्लिक है जो भी कंपनी है, अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो क्या होगा, द प्लेस वेयर द फैक्ट्री सिचुएटेड, जहाँ पर उसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होगा, जिस एरिया में जहाँ पर वो प्रोसेसिंग कर रही होगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हेड ऑफिस, जहाँ मर्जी उसका हेड ऑफिस हो, जहाँ पर वो कंपनी क्या कर रही होगी, मैन्युफैक्चरिंग कर रही होगी, वो वाला उसका वो वाले एरिया वाला ऑफिस जो होगा वो उसका जुरिस्डिक्शन एरिया कहलाएगा। एज अ इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू इंटरव्यू में आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि किसी कंपनी का अगर आपने जुरिस्डिक्शन डिफाइन करनी है कि कौन सा टैक्स ऑफिस उसकी जुरिस्डिक्शन डिफाइन करेगा, तो वो ये वाला पॉइंट है कि जहाँ अगर तो वो कंपनी मैन्युफैक्चरर है तो फिर जहाँ पर उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो वाला एरिया उसका टैक्स ऑफिस कहलाएगा। वो वाला एरिया जिस टैक्स ऑफिस की जुरिस्डिक्शन में आएगा वो उस ऑफिस का होगा। लेकिन अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, ठीक है, तो फिर अगर वो जिसका जो हेड ऑफिस है, रजिस्टर्ड ऑफिस है, वो जिस एरिया में होगा उस एरिया में वो कंपनी फॉल करेगी। इफ द कंपनी इज प्रिलिमिनरी engaged in business other than manufacturing or processing, the place where main business activity are carried on,
ठीक है। इसके अलावा वही बात, जो अगर जहाँ पर उसका मेन ऑफिस होगा वहाँ पर उनकी बिजनेस एक्टिविटी परफॉर्म होगी। जिस तरह अगर इंपोर्टर है तो इंपोर्टर ने इंपोर्ट करनी है एयरपोर्ट के थ्रू, एयरपोर्ट से लाकर अपने उसने ऑफिस में रखनी है, तो वहाँ से ही वो आगे डील करेगा अपनी शॉप से या किसी और गोडाउन वगैरह से जहाँ से वो डील कर रहा है, लोगों को अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, तो वो वाला एरिया जो होगा उस टैक्स ऑफिस की जुरिसडिक्शन में आएगा और वही टैक्स ऑफिस उसका एरिया, उसकी जुरिसडिक्शन बन जाएगी। अब एक शख्स है, एओपी है, इंडिविजुअल है, इन केस ऑफ अ पर्सन नॉट इनकॉर्पोरेटेड हैविंग अ सिंगल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड हुज बिजनेस प्रेमिसेस and manufacturing unit are located in different areas, the jurisdiction where the manufacturing unit is located। वही बात दोबारा उसने कर दी कि अगर एक शख्स है वो मल्टी सिटी में काम कर रहा है, मतलब उसने अपने ऑफिस मल्टी सिटी में बनाए हुए हैं, लेकिन उनका जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा, जहाँ से उनका माल मैन्युफैक्चर होकर आगे मुख्तलिफ सिटीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो वाला ही सिटी जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग उसकी हो रही होगी, वो वाला सिटी उसका जुरिसडिक्शन वाला एरिया कहलाएगा। ना कि उसने दूसरे शहरों में अगर अपने छोटे छोटे ऑफिस बनाए हैं वहाँ पर वो रजिस्टर करवाना चाहेगा तो वो नहीं हो पाएगा, रजिस्टर्ड लीगली बाउंड नहीं है वो इस चीज़ का। अब वो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर हैं जो कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने करने हैं। इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के इंटरव्यू में आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि अगर आपने किसी टैक्स पेयर आपसे रजिस्टर्ड होने आता है तो आप उससे क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर करेंगे, या उसके लिए क्या क्या मैंडेटरी है डॉक्यूमेंट रिक्वायर के लिए। बैंक अकाउंट सर्टिफिकेट होगा इशूड बाय हिज बैंक, जहाँ पर उसने अपना अकाउंट मेंटेन किया होगा। अगर एक से ज़्यादा अकाउंट हैं तो फिर हर बैंक से उसे सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा अकाउंट मेंटेनेंस का। नंबर बी में आ रहा है रजिस्ट्रेशन और कंज्यूमर नंबर विद द गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर, वहाँ पर उसके जो कनेक्शन है वो उसके सप्लायर देंगे और ऑब्वियसली वो उसके नाम पर होंगे तो ही वैलिड होंगे। अगर वो इलेक्ट्रिसिटी किसी और के नाम पर होगी तो वो वैलिड नहीं होगी। हाँ, अगर वो लीज एग्रीमेंट पे है तो लीज एग्रीमेंट पे जिस ऑनर का है वो उसी ऑनर के नाम पर वो इलेक्ट्रिसिटी और गैस के बिल होने चाहिए। पर्टिकुलर्स ऑफ ऑल ब्रांचेस इन केस ऑफ मल्टीपल ब्रांचेस एट वेरियस, हाँ उसको वो मल्टीपल ब्रांचेस की डिटेल देनी पड़ेगी, लेकिन उसकी बेस पे वो रजिस्टर्ड नहीं हो पाएगा कि जहाँ पर मेरी ब्रांच है मुझे उस एरिया में रजिस्टर्ड कर दो। जीपीएस टैग फोटोग्राफ ऑफ द बिजनेस प्रेमिसेस, ठीक है, ये 2015 में आई थिंक ये सिस्टम लॉन्च किया था कि आपने अपनी बिजनेस प्रेमिसेस की जीपीएस टैग फ़ोटो जो है ना वो आपने अटैच करनी है डिजिटली अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन के साथ, ताकि अगर वहाँ से उसको ट्रेस किया करना आसान हो और उसको देखने वाले ऑनलाइन भी देख सकें। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर आल्सो जीपीएस टैग फोटोग्राफ ऑफ द मशीनरी एंड इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिसिटी और गैस मीटर इंस्टॉल्ड। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन क्यों करवानी पड़ेगी, कब करवानी पड़ेगी? आफ्टर रजिस्ट्रेशन, जब आपकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी आपको नंबर इशू कर दिया जाएगा। द एप्लीकेंट और हिज ऑथराइज्ड पर्सन शेल विजिट ई सहूलत सेंटर ऑफ नादरा विद इन अ मंथ, एक मंथ के अंदर अंदर आपको अपनी बायोमेट्रिक करवानी पड़ेगी। इन केस ऑफ फेलियर टू विजिट और फेलियर ऑफ वेरिफिकेशन द रजिस्टर्ड पर्सन नेम्स टेकन ऑफ द सेल्स टैक्स एक्ट टैक्स पेयर लिस्ट, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। हाँ जी, एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर से उसका नाम निकाल दिया जाएगा। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट क्या होती है? एफबीआर बोर्ड जो है वो एक लिस्ट मेंटेन करता है हर साल, जो बंदा अपनी रिटर्न फाइल कर देता है टाइम के अंदर, उन टाइम के उन लोगों की वो लिस्ट बनाकर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट बना देता है कि भाई इन लोगों ने अपनी रिटर्न टाइमली फाइल कर दी है, प्रीवियस सारी रिटर्न फाइल्स हैं इनकी, तो इनका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में आ जाएगा। ये हमने उसकी बायोमेट्रिक भी करवा दी। ये भी हम प्रोसीजर पढ़ रहे हैं सारे कि किस तरह से सेल टैक्स में एक बंदा रजिस्टर्ड हो सकता है, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरर एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन, मैन्युफैक्चरर अगर कोई बंदा रजिस्टर्ड होता है तो उसके लिए थोड़ी सी एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन करवाई जाती है जो कि फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होती है। तो फिज़िकल वेरिफिकेशन कैसे की जाती है? आप लोग ऑथोराइज़ किया जाता है एफबीआर की तरफ से, फिर आपकी टीम जाती है वहाँ पर, टीम जाकर वाकई देखती है कि वो कंपनी जिस एड्रेस पे उन्होंने मेंशन किया है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वहाँ पर एग्जिस्ट भी कर रहा है या नहीं। अभी रिसेंटली हमने एक कंपनी की फिज़िकल वेरिफिकेशन की है, उसमें हमने कंपनी में जाकर देखा है कि वाकई वहाँ पर वो एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही। तो आपने जाके ये देखना होता है कि कंपनी का वहाँ पर बोर्ड मेंशन है कि नहीं है, जो उनका डिस्प्ले बोर्ड होता है वहाँ पर वो मेंशन होना चाहिए, और उसके अलावा प्लांट का जो प्लांट है वो मौजूद होने चाहिए। सारी मैन्युफैक्चरिंग के आपने प्रोडक्शन देखनी है, रॉ मटेरियल देखना है, लेबर देखनी है काम कर रही है या नहीं कर रही। तो ये फ़िज़िकल वेरिफिकेशन होती है जिसमें आप फिज़िकली जाकर उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को आप देखते हैं। तो
फिर जाके आप ये डिसाइड करते हैं कि वाकई ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है या नहीं। लेकिन अगर उसमें आपको डिस्क्रिपेंसी पाते हैं कि जी वाकई इसने ये तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, तो फिर आप उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी कर सकते हैं। वही आगे आ गया जी, अगर आपको पता चला है कि ये डिस्क्रिपेंसी आ गई है तो क्या करना है आपने। इन केस the field office during the scrutiny after the registration find that any document provided is non-genuine or fake or wrong, it may request through the system to provide the missing document। आप उसको एक दफ़ा अपॉर्चुनिटी देंगे कि वही अपने मिसिंग डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करे। अगर वो नहीं प्रोवाइड करता तो फिर आप क्या कर सकते हैं, उसकी रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकते हैं और FBR बोर्ड में लिखे भेजेंगे। बोर्ड ही उसको एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट के अंदर से निकालेगा और बोर्ड ही उसको वापस उसमें ऐड करेगा। तो ये जो हमने अब तक टॉपिक क्लियर किया है ये रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक है। रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज़ रह गई है कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसकी, कौन कौन रजिस्टर्ड होगा। तो ये आपने क्वेश्चन लाजमी तैयार करना है। नेक्स्ट हमारा आ रहा है जी टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन क्या होती है। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन को देख लेते हैं। जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि कुछ आर्जी तौर पे उसको रजिस्टर किया जाएगा। समटाइम ऐसा होता है कि एक शख्स है उसको एमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाती है कि जी उसने इंपोर्ट करनी है, फ़ौरन ही उसकी जो है ना वो गुड्स पड़ी हैं और वो इंपोर्ट करनी है उसने उसको, तो उसके लिए उसको एक ऑप्शन दी जाती है कि आप टेम्परेरी तौर पर अपने आप को रजिस्टर करवा लें। ठीक है, अपनी ट्रांजैक्शन एक टाइम पीरियड के लिए आप देख लें, उसके बाद आप ये जैसे ही आप ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो फिर आप फ़ौरन अपने आप को प्रॉपर रजिस्टर करवाएँ। टेम्परेरी क्या होगा, टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ रजिस्ट्रेशन नंबर कितना होगा, लिमिटेशन क्या होगी। ये लिमिटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसकी कि अगर एक बंदा नॉर्मल रजिस्टर्ड है और एक बंदा टेम्परेरी रजिस्टर्ड है तो दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है। दोनों को STRN नंबर लग जाएगा, दोनों के पास सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, तो फिर फ़र्क क्या आया। वेयर अ पर्सन फाइल एप्लीकेशन फॉर सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन एज अ मैन्युफैक्चरर विदाउट हैविंग इंस्टॉल्ड मशीनरी। ठीक है जी, वो अब मशीनरी उसने करनी है इंपोर्ट, उसके बाद उसने काम शुरू करना है, लेकिन इंपोर्ट करने से पहले वो चाहता है कि मैं अपने आप को रजिस्टर करवाऊँ, क्योंकि हमें पता है कि इंपोर्टर के लिए मस्ट है कि वो अपने आप को रजिस्टर्ड करवाए सेल टैक्स में अगर वो बिज़नेस कर रहा है तो फिर अब वो मैन्युफैक्चरिंग तो उसके पास है नहीं, वो तो उसने मंगवानी है, तो उसको टेम्परेरी तौर पर रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा कि आप ठीक है रजिस्ट्रेशन करो लेकिन आप वर्किंग बाद में ही करोगे। फॉर द पर्पज ऑफ इम्पोर्ट मशीनरी टू बी इंस्टॉल्ड बाय हिम टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन एज द मैन्युफैक्चरर शैल बी अलाउड टू हिम फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज। हाँ जी, 60 दिनों का उसको टाइम मिल जाएगा कि 60 दिन तक आप रजिस्टर्ड हो टेम्परेरी। 60 दिन में अपनी ये सारी वर्किंग कंप्लीट करके आप अपने आप को प्रॉपर रजिस्टर करवाओ। सब्जेक्ट टू द फर्निशिंग ऑफ द कंप्लीट लिस्ट ऑफ मशीनरी टू बी इम्पोर्टेड अलोंग विद बिल ऑफ लेडिंग और गुड्स डिक्लेरेशन। बिल ऑफ लेडिंग क्या है कि जी आपने वो डॉक्यूमेंट होता है जिसके ज़रिए आप इंपोर्ट कर रहे होते हैं, और गुड्स डिक्लेरेशन वो चीज़ डॉक्यूमेंट होता है जिसमें तमाम आपकी गुड्स की डिटेल, उसका वेट, उसकी प्राइस, उसकी हर चीज़ उसकी मेंशन होती है, वो गुड्स डिक्लेरेशन फॉर्म होता है। अब कब आपको टाइम वो इशू हो जाएगा रजिस्ट्रेशन नंबर। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शेल बी इशूड बाय द कंप्यूटराइज सिस्टम विद इन 72 आवर्स। 72 घंटों के अंदर अंदर आपको वो नंबर अलॉट कर दिया जाता है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन इशू कर दी जाती है, जबकि जो नॉर्मल है उस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है। लिमिटेशन क्या होंगी, अब एक बंदे ने टेम्परेरी रजिस्टर तो करवा लिया अपने आप को, क्या वो सारी फैसिलिटीज़ अवेल कर सकता है जो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन की है? नहीं। A person holding temporary registration shall file monthly return in the form STR7। ठीक है, एक तो वो STR7 में अपनी मंथली रिटर्न फॉर्म फाइल करेगा, 60 दिन की है तो उसके अंदर जितनी भी उसकी रिटर्नें बन रही होंगी तो वो रिटर्न फाइल करेगा। बट शेल नॉट इशू अ सेल टैक्स इनवॉइस, और वो सेल टैक्स इनवॉइस नहीं इशू कर सकता कि ठीक है जी वो अभी उसने प्लांट इंपोर्ट नहीं किया और पहले ही वो सेल टैक्स इनवॉइस इशू करना शुरू कर दे, जी मैं बिज़नेस शुरू कर दी है, मैं ये सेल्स कर रहा हूँ, वो नहीं वो कर सकता। इफ़ सच इनवॉइस इज इशूड, अगर उसने ऐसा कोई काम कर भी दिया है, इनवॉइस इशू कर भी दी है, तो फिर क्या होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट शेल बी एडमिजिबल अगेंस्ट सच इनवॉइसेस, तो उसको फिर इनपुट टैक्स क्लेम नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो करता फिर सेल टैक्स उसने पे कर दिया और सेल टैक्स जो उसने रिसीव किया वो उसको कोई भी डिफरेंस का बेनिफिट नहीं होगा। उसने जितना सेल टैक्स दे दिया है वो उसने दे दिया, वो उसको वापस नहीं मिलेगा। तो ये उसकी लिमिटेशन है।
No sale tax refund shall be paid to the person during the period of temporary registration and the amount of input tax may be carried forward to his return for the subsequent tax period। अब दो ही काम हो सकते हैं, एक तो वो उसने जो सेल टैक्स दिया है वो उसको रिफंड करवा ले, अगर रिफंड नहीं होता तो उसको अगले टैक्स पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर ले। ये नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में ये काम होता है, लेकिन टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन में वो ये काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसको इजाज़त ही नहीं है कि वो इनवॉइस इशू करे और कोई सेल परचेज करे। जब उसको ये इजाज़त ही नहीं है तो फिर ना ही वो अपना कोई इनपुट टैक्स जो होता है वो उसको क्लेम कर सकता है, ना ही रिफ़ंड कर सकता है, ना ही कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तो ये हमने टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन भी देख लिया कि सेल्स टैक्स एक्ट में टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन क्या होती है और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। ये भी आपसे डिफरेंस आ सकता है कि नॉर्मल रजिस्ट्रेशन वाले शख्स के लिए और टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शख्स के लिए कि क्या डिफरेंस है उसमें। नेक्स्ट आ जाए जी, हमारा नेक्स्ट आ रहा है टॉपिक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। अब आ जाए जी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। एक तो है कि बंदा खुद अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाता है, वो नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में आ गए, जो एप्लीकेशन पहला हमने सेक्शन 5 देखा, रूल 5 देखा। फिर एक टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, वो भी खुद आ जाता है कि ठीक है मुझे जरूरत। अब एक कंपल्सरी है जो एफबीआर खुद देखता है, बोर्ड खुद देखता है कि भाई ये बंदे को रजिस्टर्ड होना चाहिए, ये क्यों नहीं रजिस्टर्ड है, हालांकि ये काम भी ऐसा कर रहा है कि इसकी जो एक्टिविटी है वो टैक्सेबल है, तो क्यों नहीं अपने आप को रजिस्टर करवा रहा है। एक बंदा फॉर एग्जांपल बेवरेज बना रहा है, बोतलें बना रहा है, छोटी सी उसने फैक्ट्री लगा ली और बोतलें कोल्ड ड्रिंक बना के उसने बेचने लग गया। तो अब पता है कि कोल्ड ड्रिंक के ऊपर टैक्स है, बेवरेज के ऊपर टैक्सेस है, तो फिर ये बंदा क्यों अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहा, तो फिर उसको अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा और उस बेवरेज के ऊपर उसे 18% टैक्स देना पड़ेगा। तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन कुछ इस तरह से है। चलो जी, इसमें हमने क्या क्या देखना है, STR 6 देखना है हमने। अब ये सारे STR आपको आने चाहिए, ये मस्ट हैं आपके लिए, ठीक है। ये आपसे डायरेक्ट भी पूछे जा सकते हैं कि STR 6 किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, STR 1 किस लिए होता है, STR 3 किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑर्डर ऑफ अ CA, क्या ऐसा कोई ऑर्डर भी होता है कि कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू ऑर्डर पास करेगा किसी बंदे को कंपल्सरी रजिस्टर करवाने के लिए, तो वो हम देखते हैं जी। इफ़ अ पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट डज नॉट अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन, ऐसा शख्स जो रिक्वायर तो है लेकिन वो अप्लाई नहीं करता, फिर एंड कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और एनी अदर ऑफिसर एज मे ऑथराइज्ड बाय द बोर्ड आफ्टर सच इंक्वायरी, ठीक है, सच इंक्वायरी करने के बाद एज डीम अप्रोप्रिएट इज सेटिस्फाइड दैट सच पर्सन इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। वो सारी वेरिफिकेशन इंक्वायरी करने के बाद कमिश्नर अगर एग्री करता है कि वाकई शख्स को जो है ना वो रजिस्टर्ड होना चाहिए सेल्स टैक्स में, तो फिर वो क्या करेगा, शैल इशू नोटिस टू सच पर्सन इन द फॉर्म सेट आउट इन STR 6। STR 6 के अंदर जो नोटिस मेंशन किया गया है उसके तहत उसको वो बुलाएगा और बुला के उससे कहेगा कि भाई आ जाओ अपने आप को रजिस्टर्ड करवाओ, आप पर ये मैंडेटरी हो गया कि आपकी जो एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी है उस पर सेल टैक्स लगना चाहिए। तो इसलिए पहले अपने आप को सेल टैक्स में रजिस्टर करवाओ, फिर अपनी एक्टिविटी पे 18% टैक्स लगाओ और उसकी कीमत बढ़ाओ और फिर बेचो। चलो जी, अब क्या करेगा, कमिश्नर एक ऑर्डर पास कर देगा। इन केस द कमिश्नर रिसीव अ रिटर्न रिप्लाई, ठीक है जी, टैक्स पर ने रिप्लाई कर दिया जी फलां 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 काम मैं कर रहा हूँ तो ये टैक्सेबल नहीं है, फॉर्म द सेड पर्सन विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस, ठीक हो गया। जो अभी रूल 1 हमने पढ़ा है उसके अंदर जो नोटिस इशू किया उसमें टाइम दिया। कंटेस्टेड हिज लाइबिलिटी टू बी रजिस्टर्ड, उसने अपनी उस लाइबिलिटी को कंटेस्ट किया कि जिस पे आप उसे कह रहे हैं भाई चल रजिस्टर्ड हो। द कमिश्नर शैल ग्रांट सच पर्सन अपॉर्चुनिटी ऑफ पर्सनल हेयरिंग इफ़ सो डिज़ायर्ड बाय द पर्सन, ठीक है, अगर वो चाहता है भी मुझे हेयर किया जाए मज़ीद, फिर कमिश्नर उसको इजाज़त देगा। एंड शेल देयर आफ्टर पास एन ऑर्डर, और फिर उसके बाद वो एक ऑर्डर पास कर देगा, ठीक है, नॉट सच अ पर्सन टू लाइबल रजिस्टर्ड कंपल्सरी, एक ऑर्डर पास करेगा कि भाई हाँ ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, दोनों का इफेक्ट देने के लिए उसे फिर ऑर्डर पास करना पड़ेगा। कॉपी ऑफ द सेड ऑर्डर शेल इनवेरिएबली बी प्रोवाइडेड टू द पर्सन, ठीक है, where commissioner passes the order for compulsory registration he shall cause the said person to be registered through computerized system। उसके पास ये रीज़न होनी चाहिए, वैलिड रीज़न होनी चाहिए कमिश्नर के पास कि वाकई ये बंदा रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो फिर वो एक ऑर्डर पास करेगा जिसके थ्रू वो डायरेक्ट करेगा उन लोगों को कि इस बंदे को रजिस्टर्ड करो सेल टैक्स में। अगर एक बंदा रिस्पॉन्स ही नहीं करता, कमिश्नर ने नोटिस डाला उसने जवाब नहीं दिया, उसने कमिश्नर ने फिर नोटिस डाला फिर जवाब नहीं दिया, तो क्या होगा, वेयर द पर्सन टू हुम अ नोटिस इज गिविंग अंडर सब रूल 1 डज नॉट रिस्पॉन्ड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड इन द नोटिस, फिर क्या करना है, द कमिश्नर शैल कॉज
compulsory registered and said person through computerized system under intimation to the said person through courier service। कमिश्नर खुद ही एक ऑर्डर पास कर दे कि ठीक है जी फलां बंदा नहीं हमारी बात सुन रहा, आ नहीं रहा, इसको आप फ़ौरन सेल टैक्स में रजिस्टर्ड करो और इसके बाद सारी सेल टैक्स की जो कार्रवाई होती है वो इसके ऊपर करो कि इतनी ये सेल कर रहा है, इसके ऊपर इतना सेल टैक्स लगता था, तो इसके ऊपर इतना सेल टैक्स रिकवरी की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दो। देखो जी आपने उसको मैंडेटरी फाइल रजिस्टर्ड कर दिया सेल टैक्स में, वो तो नहीं मान रहा कि मैं सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हूँ, मेरी एक्टिविटी ऐसी है। आपने देखा उसने रिटर्न फाइल की जी मैंने 50 लाख की सेल की है, आपने उसको 50 लाख के ऊपर 18% टैक्स लगा दिए सेल टैक्स। आपने कहा अभी इसका 18% टैक्स हमें दे, वो कहता है जी मैं तो रजिस्टर्ड ही नहीं। हम कहेंगे हमने आपको कंपल्सरी रजिस्टर्ड कर दिया है, अब आपको ये 18% देना पड़ेगा, अगर नहीं देंगे तो आपके खिलाफ रिकवरी की प्रोसीडिंग सारी की सारी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये हमने जो है ना उसको भी देख लिया कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन को। तो आई थिंक ये पार्ट 1 वीडियो में इतना काफ़ी है, ज़्यादा नहीं देखेंगे, हम ज़्यादा देखेंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे। इसका बकिया हिस्सा इंशाल्लाह पार्ट 2 में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें ताकि दूसरों का भी भला हो सके। अस्सलाम वालेकुम।